हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 40। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, मैं आप सबका बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आप सबके सहयोग से और आप सबके विश्वास से माइंड बूस्टर स्टडी चैनल के ऊपर, आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर स्टडी पे 5000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो ये सब जो सफलता है हमारी, ये जो सारी अचीवमेंट है, इस सब का जो श्रेय है वो आप सबको जाता है, क्योंकि आपने विश्वास जताया माइंड बूस्टर स्टडी के ऊपर, राइट। और आप सब ने बहुत ही ज़्यादा सहयोग किया है। हमारी टीम, मैं बहुत भावुक भी हूँ और बहुत गर्व भी हम महसूस कर रहे हैं कि जिस पल का हमें इंतजार था वो अभी आ चुका है और आप सबने सहयोग दिया है। देखो, अंत में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आपका जो विश्वास है वो हमारी ताकत है, और आपकी जो सफलता है ना, वही जो है हमारे लिए एक प्रेरणा है। तो मैं आशा करता हूं कि आप आगे भी इसी तरह से प्यार बना के रखेंगे, इससे भी ज़्यादा आप सहयोग करेंगे, और आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको जो आपके लिए कंटेंट जरूरी है, आपके लिए जो चीज़ें जरूरी हैं, उनको हम आपको प्रोवाइड करते चलेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। इससे पहले जो नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन होगा, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब देखो, नए स्टूडेंट है ना, नए स्टूडेंट के लिए बताना चाहूंगा कि प्लेलिस्ट बना हुआ है फ्री मॉक टेस्ट हिंदी, इसी चैनल के ऊपर, माइंड बूस्टर स्टडी चैनल के ऊपर। इस वीडियो से पहले वहां पे 39 वीडियो अपलोड हो चुकी है मॉक टेस्ट हिंदी की, जो एचपी पुलिस के लिए आपका जैसे एग्जाम होना है ना। तो अगर आपने अभी तक वहां पे बेनिफिट नहीं लिया है, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज वहां पे गो थ्रू कीजिए, ताकि वहां से भी आपको हेल्प मिल सके, राइट। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। हमारा जो पहला प्रश्न रहेगा, प्रश्न बोलता है, यदि स्वर ई और बड़ी ई को दीर्घता के आधार पर बांटा जाए, बोलता दीर्घता के आधार के ऊपर अगर बांटा जाए तो यह भिन्नता किस सिद्धांत पर आधारित होगी। अब देखो, ये बोल रहा है कि दीर्घता का मतलब क्या होता है। पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन बोल रहा है कि उच्चारण का स्थान, देन उच्चारण काल, देन वर्णमाला क्रम, देन वर्ण वर्गीकरण। अब देखो, इसमें मैं आपको बताता हूं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो उच्चारण काल हो जाएगा। क्यों होगा सर? देखो, ई और बड़ी ई, इन दोनों की अगर मैं बात, किसी ने कहा कि दीर्घता के आधार पर इसको बांटा जाए अगर, तो ये जो दोनों हमारे पास स्वर हैं, ये दोनों क्या हैं? अगर इनको उच्चारण स्थान की बात करूं तो इन दोनों का ही उच्चारण स्थान तालु है। क्या है? वो तो तालु हो गया। बट इसने बोला कि अगर दीर्घता के आधार पर बांटा जाए, आधार पर ऊपर बांटा जाए, तो इसमें जो भिन्नता का सिद्धांत होगा वो कौन सा होगा? तो इसमें करेक्ट आंसर उच्चारण काल इसलिए होगा क्योंकि जो ई है ना, छोटा ई, वो हमारा ह्रस्व स्वर है। जो बड़ी ई है वो हमारा दीर्घ स्वर है। अब सर ये क्या होता है? देखो, जो छोटा ई है ना, जब इसका उच्चारण करते हैं हम तो कम समय लगता है उच्चारण के लिए, और जब बड़ी ई है इसका उच्चारण करते हैं तो उसमें ज्यादा समय लगता है। जैसे आप प्रैक्टिकल कीजिए, जैसे ई बोलेंगे देन इसके बाद ई, तो उसमें ज्यादा समय लग रहा है। तो ये उच्चारण काल के स्थान के ऊपर क्या होगा? उच्चारण काल के ऊपर भिन्नता का जो सिद्धांत है ना, वो उच्चारण काल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझे होंगे। देखो, हमारे टाइपिस्ट ने इस बार आपके लिए थोड़ा सा व्याख्या भी दी है कि उच्चारण काल इसका सही आंसर हो जाएगा, और ई जो है ह्रस्व स्वर है, कम समय लगता है। देन दी जो ई है, बड़ी ई है, वो दीर्घ है, ज्यादा समय लगता है। यह अंतर उच्चारण काल पर आधारित तो है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देन बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि ऊ, छोटा ऊ, ओष्ठ स्वर है, ओष्ठ स्वर है, और बड़ा ऊ, जो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं, अगर इसका दीर्घ रूप है, किसका? इस ऊ का, छोटे ऊ का अगर दीर्घ रूप है बड़ा ऊ, राइट। तो अ जो है ना, अ की संरचना किसके ऊपर आधारित है? मतलब जो अ बना हुआ है ना, जो ये हमारे पास स्वर है ना, ये किन दो स्वरों को मिलकर बना हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास अ ऊ, देन ऑप्शन नंबर बी आपके पास अ, देन सी अ ओ, देन अ ई। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अ प्लस ऊ क्या बनता है? ओ बनता है। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि जो ए है ना, ए, वो किन दो स्वरों को मिलके बनता है? ये आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपके कमेंट का जो है वो वेट करूंगा, राइट। देन व्याख्या में आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ प्लस ऊ जो है, इसका जो स्वर हैं वो जुड़ेंगे तब हमारा अ बनेगा, राइट, जो ओष्ठ प्रभाव के साथ उच्चारित होता है, ये आप सबको पता है। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि ह को उष्म कहा जाता है, ह को उष्म क्यों कहा जाता है? सर आपने बताया था ना पिछली वीडियो में कि हमारे जो जैसे स हो गया, श हो गया, श हो गया और ह हो गया, ये जो चार हमारे वर्ण है ना, व्यंजन है ना, ये क्या है? ये उष्म संघर्षी हैं। ठीक है सर। तो उस और उसका, इसने बोला यदि ह को उष्म कहा जाए और उसका उच्चारण कंठ से होता है, किसका? ह का होता है भाई, आप बोल लीजिए ह।
तो उसका वर्गीकरण क्या होगा, मतलब वर्गीकरण का मतलब समझ रहे हो, जो व्यंजन थे ना हमारे उसमें जैसे मैंने बताया था आपको कि एक स्पर्श व्यंजन होते हैं, उष्म व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, समझ रहे हो, संयुक्त व्यंजन होते हैं, तो उसका क्या वर्गीकरण होगा, बोलता कंठ्य उष्म, देन मूर्धन्य उष्म, ओष्ठ्योष्म या तालव्य उष्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका कंठ्य उष्म। अब देखो कंठ से बोला जाता है और उष्म जो है ये व्यंजन है, राइट। तो आप मुझे बताएंगे कि जो ये श है ना इसका उच्चारण स्थान क्या है, ये आप मुझे कमेंट करेंगे। मैंने बहुत ही डिटेल में आपको समझाया हुआ है और मैं समझता हूँ कि आपका रिवीजन भी साथ साथ में ही होता रहे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि स्वतंत्रता का विलोम परतंत्रता है, देन स्वराज्य का विलोम पराज्य है, तो स्वाभिमान का विलोम क्या होगा। ऑप्शन है आत्महत्या, देन आत्मविस्मृति या हीन भावना या आत्म त्याग, जो आत्म त्याग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीन भावना। क्यों होगा सर, देखो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी किया गया है कि जो स्वाभिमान है ना यानी आत्म गौरव, जबकि हीन भावना अर्थात खुद को कम समझना, तो इसका सही विलोम क्या हो जाएगा, हीन भावना हो जाएगा इसका सही विलोम। होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है यदि दयालु का विलोम क्रूर है ना और सज्जन का विलोम दुष्ट है, तो न्यायप्रिय का विलोम क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रश्न को जो है वो गलत कर देंगे, वो क्यों, देखो ऑप्शन क्या है, अन्यायी, अन्यायपूर्ण, पक्षपाती या अनुचित। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सुना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। सर क्यों करेक्ट होगा, देखो यहाँ पे आपने तो बताया था सर कि न्याय का जो विलोम होता है ना वो तो सर अन्याय होता है, बिल्कुल सही बताया था जी, बिल्कुल बताया था। तो यहाँ पे न्यायप्रिय का अन्यायपूर्ण क्यों नहीं हुआ, पक्षपाती क्यों हुआ, देखो यहाँ पे न्यायप्रिय पूछा गया है आपको। अब आपने इस चीज को बहुत ही ध्यान से देखना है, मैंने पहले भी बताया, जब आप कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन को देखेंगे तो उसको बहुत पेशेंस से पहले पढ़ना है उसको। न्यायप्रिय, न्यायप्रिय जो प्रिय है ना यहाँ पे, प्रिय प्राथमिकता को दर्शा रहा है, किसको, प्राथमिकता को, तो प्राथमिकता को दर्शा रहा है। तो मतलब न्यायप्रिय का मतलब क्या हुआ कि जो न्याय को प्राथमिकता देता है, किसको, न्याय को प्राथमिकता देता है। तो यहाँ पे पक्षपाती कौन होते हैं, पक्षपाती होते हैं जो किसी एक पक्ष को, मतलब वो न्याय की बात नहीं करते, वो सिर्फ किसी एक पक्ष को जो है वो प्राथमिकता देते हैं, जैसे जिनको हम अंधभगत बोलते हैं ना, अंधभगत, वो उस तरह से आते हैं पक्षपाती। तो इसका जो सही विलोम हो जाएगा वो पक्षपाती होगा, अन्यायपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे न्याय को प्राथमिकता देने की बात की गई है, तो इसका पक्षपाती होगा। आप देखो जो एक तो न्याय को प्राथमिकता दे रहा है, समझ रहे हो, और एक क्या कर रहा है, किसी एक पक्ष को पकड़ के रख रहा है कि यही सही है, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, बट यही सही है, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा पक्षपाती। आई होप आप समझे होंगे। ये न्यू पैटर्न के ऊपर आपको जो है मैंने क्वेश्चन फ्रेम किए हैं, राइट, और ये बहुत जरूरी हो जाता है आपको कि जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूं वो चीजें आप अच्छे से समझे। तो यहाँ पे व्याख्या भी दी गई है कि न्यायप्रिय का अर्थ होता है जो न्याय को प्राथमिकता दे, और पक्षपाती का अर्थ होता है जो किसी एक पक्ष का अंध समर्थन करता है। आई होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है यदि विद्या के पर्यायवाची ज्ञान है और शिक्षा का पर्यायवाची बुद्धि माने जाते हैं, अगर बुद्धि को माना जाता है तो दीक्षा जो होता है ना, दीक्षा, तो मतलब दीक्षा का सही पर्यायवाची क्या होगा। तो ऑप्शन है शिक्षा, आरंभ, शपथ या ज्ञान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ज्ञान इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसे, देखो दीक्षा का अर्थ होता है किसी धार्मिक या अनुशासित जीवन की औपचारिक शुरुआत, औपचारिक शुरुआत का मतलब वो सही जो शुरुआत होती है, बट और यह ज्ञान का प्राय नहीं है बल्कि एक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे क्या है, ये प्रक्रिया है, कौन सी, जो दीक्षा है ना, दीक्षा ये एक प्रक्रिया है उस प्रोसेस से गुजरने की। आई होप आप समझे होंगे। देन जो यहाँ पे जैसे आपका जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वो है यदि मृत्यु के पर्यायवाची काल, यम और अंत है, जो मृत्यु है ना इसकी जो पर्यायवाची है वो काल, यम और अंत है अगर, तो मरण, जो मरण शब्द है ना, मरण का उपयुक्त पर्यायवाची क्या होगा, संजीवन, विनाश, मुक्ति या प्राणत्याग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्राण त्याग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्राणों का त्याग करना, जो मृत्यु या मरण का ही एक संस्कृत निष्ठ रूप है। कौन सा, जो मरण है ना, मरण वो एक संस्कृत निष्ठ रूप है। आई होप आप समझे होंगे। देखो क्वेश्चन के लिए तो करवाने के लिए मैं आपको एक वीडियो में 100 क्वेश्चन भी करवा सकता हूं। मैं ये समझता हूं कि जो भी हम क्वेश्चन करते हैं ना, अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से हम 5 क्वेश्चन और कर लेते हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है कि एक बेनिफिट हो जाता है हमारे लिए, और हमारा रिवीजन भी हो जाता है इसके साथ में, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बोलता
आसमान जो शब्द है ना, इसका सामान्य अर्थ आकाश है। बिल्कुल सही कहा सर, आकाश ही होता है। लेकिन निम्न में से कौन सी स्थिति में यह शब्द भावनात्मक एकार्थक, अब देखो एकार्थक से आपको जो एकार्थी शब्द है ना, उनसे ये प्रश्न है आपको। और देखो किस तरह से फ्रेम किया है कि जो आकाश है उसका जो भावनात्मक एकार्थ रूप होगा, जो एकार्थक रूप होगा, वो क्या क्या लेता है। वो बोलता वह आसमान में उड़ रहा है। इसमें जो है आसमान एक भावनात्मक एक अर्थ है, या उसके सपनों ने आसमान छू लिया, या आसमान नीला है, या पक्षी आसमान में उड़ते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, उसके सपनों ने आसमान छू लिया। ये क्या है, एक भावनात्मक एक अर्थक है। क्यों है, क्योंकि यहां आसमान एक शाब्दिक अर्थ नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक उन्नति उत्कर्ष का प्रतीक है। समझ रहे हो मेरी बात। तो यह असली जो एक आर्थिक प्रयोग को जटिल बनाता है। समझ रहे हो, जो यहाँ पे आपका जो जैसे आसमान है ना, इस वाक्य में जो आसमान है वो क्या है, वो एक उत्कर्ष को बता रहा है। समझ रहे हो, एक उन्नति को बता रहा है। आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोलता है, कला शब्द किस विकल्प में व्यावसायिक एकार्थ को दर्शाता है। जो कला शब्द है ना, जो नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, बोलता है इनमें व्यावसायिक एकार्थ को क्या, कौन सा जो ऑप्शन है वो दर्शाता है। संगीत एक कला है, या उसने चित्रकारी की कला सीखी है, या वह कला विभाग में नौकरी करता है, या कला जीवन का हिस्सा है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह कला विभाग में नौकरी करता है। अब देखो ये व्यवसाय की बना ना, जो अगर कोई नौकरी कर रहा है और उसके उस वाक्य में कला का मतलब कला विभाग में क्या कर रहा है, वो नौकरी कर रहा है, तो ये एक व्यवसायिक एक अर्थक को दर्शाता है कि इसका एक ही रूप होगा, एक ही इसका अर्थ होगा। वो होगा क्या कि कला विभाग में वो नौकरी करता है, तो ये एक व्यवसायिक अर्थ बना उसका वो। आई होप ये आपको समझ आया होगा। देखो व्याख्या के लिए आपको वैसे हमारे जो टाइपिस्ट हैं उन्होंने इस बार आपको व्याख्या का भी दिया हुआ है कि यहाँ कला किसी शौक या अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि एक प्रोफेशनल फील्ड या डिपार्टमेंट को दर्शा रही है, जो एक अलग ही एक अर्थ है, जो एक अलग ही एक अर्थ है। आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलता है जड़ शब्द का प्रयोग चुनिए जहां यह मूर्खता को दर्शाता है। जो जड़ है ना, मतलब एक वाक्य चुनना है आपने जहां पे वो मूर्खता को दर्शा रहा है। पौधे की जड़ सूख गई, वह जड़त्व खड़ा है रहा, या वह बिल्कुल जड़ व्यक्ति है, या मूर्ति की जड़ हिल गई। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, वह बिल्कुल जड़ व्यक्ति है। जड़ जब हम बोलते हैं ना किसी को, तो वो एक मूर्खता का मतलब विषय बन जाता है। क्या बन जाता है कि मूर्खता का। देखो आपने सुना भी होगा कि वह जब भी बोलते हैं ना कोई, हमारे यहाँ पे भी जैसे आपके पूर्वज वो बोलते हैं कि ये आदमी तो एकदम जड़ आदमी है, मतलब इसको कोई ज्ञान नहीं है, तो वो उस भाव में लिया गया है इसका जो अर्थ है। आई होप आप समझे होंगे। देन यहाँ पे व्याख्या भी है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं वैसे। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, मुख शब्द का कौन सा अर्थ है। मुख शब्द का कौन सा अर्थ है, चेहरा, द्वार, प्रवेश बिंदु, या ये सभी। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों होगा सर, देखो ये अनेकार्थी शब्द से आपको बन रहा है क्वेश्चन। आपने ना ये चीज समझनी है कि आपको अगर कोई प्रश्न फ्रेम किया जा रहा है तो वो कहां से आ रहा है आपको। ये एक अनेकार्थी से बन रहा है कि मुख को हम चेहरा भी बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं सर, द्वार भी बोलते हैं, जैसे मुख्य द्वार बोलते हैं ना हम, और प्रवेश बिंदु को मैं मुख भी बोलते हैं, प्रवेश बिंदु को। ठीक है, क्योंकि जहां से हम कहीं पे प्रवेश कर रहे हैं ना, प्रवेश बिंदु है जो, तो वो क्या होगा, वो स्टार्टिंग होगी किसी चीज की, वो शुरुआत होगी, तो उसको हम प्रवेश बिंदु भी बोलते हैं। किसको, मुख को। आई होप आप समझे होंगे। तो मुख के जो अनेकार्थी हैं वो चेहरा, द्वार और प्रवेश बिंदु है। ये तीनों ही इसके पर्यायवाची हैं। अंत में ये समझना था हमें इस प्रश्न से। आई होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पे व्याख्या भी दी गई है, ये आप पढ़ सकते हैं वैसे। देन यहाँ पे लिखा गया है, शेर जंगल का राजा कहलाता है। इस वाक्य में निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है। अब ये जो प्रश्न है ये आपको संज्ञा से लिया गया है। अब देखो अगर आपका ना कोई भी डाउट है अभी संज्ञा को लेके, सर्वनाम को लेके, तो मैं जो नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए उनके लिए खासकर उनको बताना चाहूंगा कि आपको एक ना संपूर्ण हिंदी करके यहाँ पे प्लेलिस्ट है इसी चैनल के ऊपर, संपूर्ण हिंदी। उसमें ना मैंने बेसिक की जितनी भी वीडियो है ना, संज्ञा, सर्वनाम, व्याकरण, स्वर, जितनी भी चीजें हैं आपकी, जैसे क्रिया होगी, राइट, तो जो एकार्थी शब्द हो गए, अनेकार्थी शब्द हो गए, तो अगर आपने वहां विजिट नहीं किया, एक बार वहां विजिट कीजिएगा। मैं 500% श्योर हूं कि आपका एक भी डाउट वहां से नहीं बचेगा, राइट। तो यहां पे इसने पूछा है कि शब्द जो संज्ञा नहीं है। अब देखो, शेर जंगल राजा कहलाता, तो इसमें शेर क्या है, बिल्कुल संज्ञा है जी, जंगल बिल्कुल संज्ञा है, राजा भी संज्ञा है, तो कहलाता इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहलाता एक संज्ञा नहीं है। कहलाता क्या है, कहलाता एक क्रिया है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में सर्वनाम प्रयोग की त्रुटि है। त्रुटि माने मतलब गलती है, आपने पहचानना है वाक्य
इन सभी ऑप्शन में से जिसमें सर्वनाम से संबंधित त्रुटि है, गलती है। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि सैनिकों ने अपना काम पूरा किया। देन किसी ने अपनी राय नहीं दी, तो सब कुछ उसी ने किया था। प्रत्येक ने अपने उत्तर भेजे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, कि प्रत्येक ने अपने उत्तर भेजे। अब देखो इसमें आपको गलती क्या है, इसमें देखो जो प्रत्येक है ना, प्रत्येक मतलब हर, मतलब सब में एक, प्रत्येक का मतलब क्या हुआ, सब में एक, मतलब क्या हुआ है, एक वचन में आया ना है। तो यहाँ पे भेजे, भेजे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होना था कि प्रत्येक ने अपना उत्तर भेजा, क्योंकि जब वहां पे बात सिंगुलर, सॉरी बात एक वचन की हो रही है, तो यहाँ पे भी भेजा आना था, तो यहाँ पे भेजे नहीं होना था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से ये न्यू पैटर्न समझ लीजिए आप। और ये ना हाई लेवल आपको जो है वो एक मॉक टेस्ट बनाया गया है, ताकि आप जो है आपको हेल्प मिल सके। देखो प्रत्येक एक वचन है, इसलिए इसके स्थान पर होना चाहिए अपना, और सही वाक्य है प्रत्येक में अपना उत्तर। देखो अपना, यहाँ पे अपने भी ये लिखा हुआ है, समझ रहे हो मेरी बात को, तो यहाँ पे अपना भी होना था, अपना, अपना उत्तर भेजा, और यहाँ पे भेजा ही होगा क्योंकि यहाँ पे एक वचन की बात की गई है। आई होप आप समझ रहे होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। देन क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम, सॉरी यहाँ पे ये होगा, सर्वनाम वाला वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध पहचानना है फिर से आपने, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आपको। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि यह वही सैनिक है जो मोर्चे पर तैनात थे। अब देखो यहाँ पे क्या है कि यह वही सैनिक है जो मोर्चे पर तैनात थे, यह वही सैनिक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें भी एक सिंगुलर की बात की गई है, मतलब एक वचन की बात की गई है कि यहाँ देखो, यहाँ पे यहाँ वही सैनिक है, यहाँ है ना, है, ये यहाँ पे हैं यूज किया गया है। हैं होता है हमारा बहुवचन के लिए यूज, कहाँ पे होता है, बहुवचन के लिए। तो यहाँ पे क्या होना था, यहाँ पे होना था है, कि यह वही सैनिक है जो मोर्चे पर क्या था, तैनात था। अब देखो इसका तो सेंस ही बदल गई ना, यहाँ पे मोर्चे पे तैनात थे नहीं, यहाँ पे मोर्चे पे तैनात था। आई होप आप समझे होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, वीर जवानों ने कठिन परिश्रम किया। इस वाक्य में विशेषण, कितने विशेषण है इसमें, 1 2 3, या इनमें से कोई नहीं, तो इसमें क्या हो जाएंगे, 2 होंगे, इसमें 2 विशेषण होंगे। कौन कौन से होंगे, देखो वीर और जवान। क्यों होंगे, देखो व्याख्या के लिए मैं आपको बता देता हूं। वीर यहाँ पे जवानों के लिए और कठिन यहाँ पे परिश्रम के लिए बताया गया, तो दोनों ही इसमें विशेषण होंगे। आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है निम्न में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है। अब क्वेश्चन क्रिया से आ गया आपको, बोलता सैनिक सो रहे हैं। देन सेनापति ने सबको सेनापति ने सैनिकों से काम करवाया, ठीक है। हम मोर्चे पर पहुंच गए, और यहाँ पे सैनिक थक चुके हैं। ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो मैंने क्रिया की एक वीडियो दी थी ना आपको बेसिक की, जो उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में बताया था कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, एक अर्थक क्या होती है, द्वितम जो द्विकर्मक क्रिया होती है वो कौन सी होती है। देखो इसमें बोला सेनापति ने सैनिकों से काम करवाया। मैंने बोला था कि जब भी किसी क्रिया में कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य करवा रहा है ना, जैसे सेनापति ने क्या किया, सैनिकों से करवाया, काम करवाया, तो जो करवाया ना, ये जो करवाया ना काम, ये क्या हो गया, ये हमारी प्रेरणार्थक क्रिया आ गई, क्योंकि किसी ने किसी और से काम करवाया। जैसे मान लो रोहन ने धोबी से कपड़े दिलवाए, या जैसे हम बोल सकते हैं कि सूरज ने माली से बाग में फूल तोड़वाए, या बाग में पानी दिलवाया, सिंचाई करवाई। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो प्रेरणार्थक क्रिया में आते हैं। आई होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्न में से किस वाक्य में 2 विशेष शब्द हैं। देखो साहसी सैनिक ने मोर्चा संभाला, तेजी से उड़ता पक्षी नीचे उतरा, देन उच्च अधिकारी ने आदेश दिया, यह वीरता सम्मान का प्रतीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और क्यों होगा, क्योंकि 2 विशेष्य का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे वीरता और सम्मान ये दोनों ही एक मतलब जो है, इनको हम विशेष्य बोल सकते हैं और इनको संज्ञा बोल सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप वैसे जो व्याख्या है उसको भी आप पढ़ सकते हैं कि एक गुण है और दूसरा उसके लिए प्रयोग संकेत है। देन क्वेश्चन नंबर 17 है, वह वहां क्यों गया, वह वहां क्यों गया। इस वाक्य में कुल कितने अभिकारी शब्द हैं, बोलते 1 2 3 4। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। और क्या होगा, 2 क्यों होगा, देखो वह और वहां क्यों गया। तो इसमें जो जैसे आपके अभिकारी पूछा है ना आपसे
कि इसमें अविकारी शब्द, तो यहाँ पे देखो वहाँ तो सर्वनाम ही है तो आपको पहले ही पता चल चुका है, तो यहाँ पे जो दो हो जाएंगे वो वहाँ और क्यों हो जाएंगे। देखो वहाँ क्रिया विशेषण में आता है और ये प्रश्नवाचक में क्यों जो है वो प्रश्नवाचक में आता है। मैंने आपको बताया था कि मतलब जैसे अगर मैं अभिकारी की बात करूँ 4 प्रकार के होते हैं हमारे अभिकारी, 4 प्रकार के होते हैं। कितने, कौन कौन से, क्रिया विशेषण, समझ रहे हो। देन यहाँ पे जैसे एक प्रश्नवाचक आपको बताया गया है, देन एक समुच्चय बोधक होता है। आई होप आप समझे होंगे, और जिनको अभी भी डाउट है ना अभिकारी और विकारी शब्दों में, प्लीज एक बार आप संपूर्ण हिंदी जो प्लेलिस्ट है हमारी वहां पे एक बार ना गो थ्रू कीजिएगा, एक भी डाउट आपका नहीं बचेगा, राइट। मैंने बहुत ही डिटेल में आपको वहां पे चीजें बताई हुई हैं। देन क्वेश्चन है हमारा, गॉड में बीबाइयां होना, गोड में बीबाइयां होना मुहावरे का सही अर्थ है। बोलता किसी को लगातार परेशान करना, खुद को कठिन प्रश्नों में डालना, या खुद को ऊंचा दिखाना, किसी कार्य में रुचि ना लेना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खुद को कठिन परिस्थिति में डालना। क्या होगा, खुद को कठिन परिस्थिति में डालना जो है वो गॉड में बीबाइयां होने के बराबर है। आई होप आप समझे होंगे। देखो डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पे व्याख्या में आप इसको समझ सकते हैं कि गॉड में बीबाइयां होने का अर्थ है कठिन या असमंजस्य स्थिति में होना जहां से निकलना कठिन हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा हिंदी की नोटबुक में, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, नकल करने के लिए अकल चाहिए मुहावरे का सही अर्थ है। बोलता दूसरों की नकल करना हमेशा गलत होता है, यह नकल करना कोई मुश्किल कार्य नहीं है, यह समझ और बुद्धिमत्ता की आवश्यकता, या नकल के बिना कोई कार्य पूरा नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें समझ और देखो नकल करने के लिए भी एक बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि नकल करने के लिए अकल चाहिए का मतलब है दूसरों की नकल करने के लिए भी समझ और बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है, क्योंकि नकल के चक्कर में कई बार जो है वो घाटा भी हो जाता है, हानि भी हो जाती है, राइट। तो जो हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट लिस्ट, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोलता नदी के रुख पर पत्थर डालना, नदी का जो रुख है ना उसमें पत्थर डालना लोकिती का सही अर्थ है अपनी मेहनत के बावजूद सफलता ना मिलना, या किसी काम में रुकावट डालने की कोशिश करना, या किसी कार्य को रोकने की चेष्टा करना लेकिन वह रुक नहीं पाता, और बिना किसी उद्देश्य के कार्य को करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, किसी कार्य को रोकने की चेष्टा करना लेकिन वह रुक नहीं पाता। तो ये आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन यहाँ पे आप जो है वो व्याख्या भी पढ़ सकते हैं, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। देखो वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और साथ में अगर अभी तक किसी ने भी हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देन आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ वीडियो देखते हैं तो आप बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो देखते हैं लाइक नहीं करते हैं, आपका जो लाइक है ना वो हमारे लिए क्या है, वो मोटिवेशन होता है हमारे लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लाइक करेंगे वीडियो को, और जितना हो सकता है इसको शेयर कीजिए, जो जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, क्लीग हैं, या कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप उन तक इस वीडियो को पहुँचाएंगे तो उन्हें भी इससे हेल्प मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल, थैंक यू।